हाय गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नो विभाग। दिस इज परीक्षित हियर बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो से हम चालू करने वाले हैं लाइनक्स एसेंशियल सीरीज़। तो जैसे कि आपको पता है कि लाइनक्स एसेंशियल सीरीज़ ऑलरेडी हमने कवर कर चुकी है और वो इंग्लिश लैंग्वेज में कवर करी है, लेकिन बहुत सारे हमारे भाइयों को दिक्कत आई है समझने में और उनको सीखना है लाइनक्स, तो उनके लिए पर्टिकुलरली हम लाइनक्स एसेंशियल सीरीज़ को दोबारा से हिंदी लैंग्वेज में कवर अप करवाने वाले हैं। सो इसमें ये हमारा पहला पार्ट होगा जिसमें हम कवर करेंगे लाइनक्स के शॉर्टकट, लाइनक्स के फाइल सिस्टम के बारे में जानेंगे हम, और लाइनक्स के नॉर्मल फाइल मैनेजमेंट एंड मैनिपुलेशन के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम सबसे पहले लाइनक्स के शॉर्टकट्स के बारे में जानेंगे और फिर उसके फाइल सिस्टम के बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली फाइल सिस्टम क्या होता है, और फिर फाइल मैनेजमेंट एंड मैनिपुलेशन लाइक कॉपी कैसे करना, पेस्ट कैसे करना, नॉर्मल डायरेक्टरीज़ में चेंज कैसे करना, ये सभी चीज़ें हम जानने वाले हैं इसमें। तो चलिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी काली लिनक्स मशीन को कनेक्ट कर लिया है अपने विंडोज़ सिस्टम से, और यहाँ पे मैंने SSH के थ्रू कनेक्ट किया है, बट मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूँगा मैंने ये कैसे किया। सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे SSH किया है। सो लेट्स सी हाउ वी डू दैट। तो यहाँ पे SSH रूट एट मैंने IP एड्रेस प्रोवाइड किया है अपने VM का, and then I provided a password here. So this way I connected it to the Kali Linux machine. So इस तरीके से आप कनेक्ट कर पाओगे SSH के थ्रू। उसके बाद हम सीखने वाले हैं कि लाइनक्स में जो शॉर्टकट्स है वो कौन से शॉर्टकट्स हैं और उन्हें कैसे यूज़ किया जाएगा। तो हमें नॉर्मली अल्टर T जो है उसके थ्रू हम टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मली विंडोज़ प्लस डायरेक्शन कीज़, जैसे विंडोज़, और उसके बाद अगर आप राइट की या लेफ़्ट की या अपर डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन की दबाओगे तो वो विंडो ऑटोमेटिकली लेफ़्ट में या राइट में या अप या डाउन चली जाएगी। तो चलिए उसको देखते हैं अभी हम। जैसे आपने देखा मैंने विंडोज़ लेफ़्ट की दबाई, लेफ़्ट एरो की, तो वो लेफ़्ट में विंडो लेफ़्ट में चली गई। अभी राइट की दबाने के बाद राइट में, और सिमिलरली अप की दबाने के बाद ये मैक्सिमाइज हो जाता है, और डाउन की दबाने के बाद ये मिनिमाइज हो जाता है, मतलब विंडो सेंटर में आ जाती है। तो इस तरीके से आप इस शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हो। हम विंडो की एंड उसकी रिस्पेक्टिव एरो की दबा के किसी भी टर्मिनल विंडो को या किसी भी विंडो को हम इसको मतलब लेफ़्ट राइट या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है क्लियर कमांड। तो क्लियर कमांड हम नॉर्मली टर्मिनल को क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी कुछ भी अगर टाइप कर रहा हूँ, अगर क्लियर कमांड दे रहा हूँ, तो इस तरीके से टर्मिनल क्लियर हो जाएगा, कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा टर्मिनल। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल L और कंट्रोल C। सो जैसे देखिए कंट्रोल C जो है वो प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए होता है। समझो यहाँ पे अगर मैं MSF कंसोल अगर दे रहा हूँ, मतलब मैं अगर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क चालू कर रहा हूँ, अगर मैं बीच में उसे रोकना है तो मुझे अबॉर्ट करना है तो मुझे कंट्रोल C देना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये रुक गया है, अबॉर्ट हो गई है प्रोसेस। तो यहाँ पर कंट्रोल C इस तरीके से काम करती है। लेकिन अगर आपको किसी प्रोसेस को जैसे मतलब सस्पेंड करना है, रिज्यूम करना है, तो मतलब उसको फिर से आप दोबारा से उसी प्लेस से चालू करना चाहोगे, तो अभी मैं कंट्रोल Z दूंगा। अगर ये MSF कंसोल चालू हो रहा है अभी, तो मैं कंट्रोल Z दे रहा हूँ यहाँ पे, और फिर देखिए ये स्टॉप हो गया। पहले तो अबॉर्ट हुआ है लेकिन इसमें स्टॉप हुआ है। तो दोबारा से जब मैं MSF कंसोल टाइप करूँगा यहाँ पे, तो वो उसी जगह से चालू हो जाएगा। इस तरीके से आप सस्पेंड या रिज्यूम का प्रोसेस देख सकते हो। इस तरीके से हम कंट्रोल Z का यूज़ करके इस तरीके से हम कर सकते हैं। आप कंट्रोल Z यूज़ करके जो भी प्रोसेस बैकग्राउंड हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, उसको FG कमांड का यूज़ करके भी आप मतलब सामने ला सकते हो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, बट हम ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं शॉर्टकट्स दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए एग्ज़िट होते हैं, और अभी टैब की देखिए अगर मैं टैब की प्रेस करता हूँ MSF कंसोल, और समझिए जैसे कोई सर्विस है, अगर मुझे कोई सर्विस वगैरह चालू करनी है या बंद करनी है, तो देखते हैं systemctl। तो मैं टैब की अगर दूंगा यहाँ पे, समझो मुझे अगर कुछ सर्विस को रीस्टार्ट करना है, तो चलिए मैं अगर नेटवर्किंग सर्विस को रीस्टार्ट करके देखता हूँ। तो systemctl रीस्टार्ट और नेटवर्क मैनेजर जैसे वो मुझे टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर मैं टैब दूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए आप नेट के बाद मैंने टैब दिया, नेटवर्क हो गया। फिर से मैंने डैश लिख के मैनेजर डॉट सर्विस पे
टैब करके वो कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से टैब की दबा के आप ऑटो कंप्लीट कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा फीचर होता है जिसमें आपको कुछ भी टाइप करने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से शॉर्टकट्स काम करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि लाइनक्स का फाइल सिस्टम कैसे काम करता है। यहाँ पे हम जा रहे हैं CD और LS दबा के हमने फाइल सिस्टम देखा। तो इस फाइल सिस्टम के अंदर हम देख सकते हैं कि हमने जैसे रूट डायरेक्टरी में आने के बाद पहले अगर LS की दबाते हैं तो इसमें हमें जो भी फ़ोल्डर्स है वो पूरी फ़ोल्डर्स हमें यहाँ पे दिखती है जो कि लाइनक्स की बेस फ़ोल्डर्स हैं। इसमें डेव, लाइब्रेरी 32, लाइब्रेरी 64 जहाँ पे लाइब्रेरी फाइल्स अवेलेबल होंगी, ETC के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स अवेलेबल होंगी, और इसमें अगर आप देखोगे होम है जिसमें होम यूज़र्स अवेलेबल होंगे। इस तरीके से ये यहाँ पे पूरा जो फाइल सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें रूट फोल्डर भी है जिसमें पूरी रूट यूज़र जो है, रूट यूज़र की पूरी फोल्डर्स उसमें रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड में अगर मैंने आपको ये शो किया है जहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि रूट जो है जो स्लैश है, ये एक रूट डायरेक्टरी है जहाँ पे सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की डायरेक्टरीज लोकेट करेंगी। ओके, आप सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स है यहाँ रूट डायरेक्टरी में फाइंड कर सकते हो। और उसके बाद अब बिन फोल्डर अगर देखो तो बिन में हमारी नॉर्मल कॉमन प्रोग्राम फाइल्स होती है और जो भी शेयर्ड फाइल होती है सिस्टम की, और जो भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की और पूरी यूज़र की जो फाइल्स होती है वो बिन फोल्डर में होती है। ठीक है, उसी प्रकार बूट फोल्डर है जिसमें पूरी जो बूटिंग की जो फाइल होती है, जो कि कर्नल की फाइल्स हुई या स्टार्टअप की जो भी फाइल्स होती है, उस तरह की जो भी मतलब ग्रुप डेटा या ग्रुप फाइल्स होती है वो पूरी जो स्टार्टअप फाइल्स या बूट फाइल बोलते हैं, तो वो सभी फाइल्स जो है वो यहाँ पे बूट फोल्डर के अंदर अवेलेबल होगी। उसी प्रकार यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो मतलब डेव फोल्डर होता है जिसमें पूरी हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, हार्डवेयर रिलेटेड पूरी फाइल्स जो है वो आपको डेव फोल्डर के अंदर मिल जाएगी। और उसके बाद ETC के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है पूरे लाइनक्स सिस्टम की या किसी भी सॉफ्टवेयर की, वो पूरी यहाँ पे ETC फोल्डर के अंदर आपको में दिख जाएगी। तो जैसे कि हमारे मतलब विंडोज़ में जैसे कंट्रोल पैनल होता है, उसी प्रकार यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें ETC फोल्डर के अंदर जाना होता है जहाँ पे पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, और कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना हुआ तो हम ETC फोल्डर में जाके ही करेंगे। उसके बाद होम डायरेक्टरी है, तो होम डायरेक्टरी जो है वहाँ पे मतलब जो पूरी यूज़र्स की जो होम डायरेक्टरी बोलते हैं उसको, जैसे हमारे यहाँ पे विंडोज़ में जैसे कोई दूसरा यूज़र अगर हम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर डायरेक्टरी होती है, तो वो पूरी होम फोल्डर के अंदर हमें दिखने में मिलती है। उसके बाद लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी फ़ोल्डर के अंदर पूरी जो लाइब्रेरी फाइल्स होती है वो लाइब्रेरी फ़ोल्डर के अंदर हमें दिखने में मिलती है। यहाँ पे लाइब्रेरी 32 और लाइब्रेरी 64 जहाँ पे 64 बिट और 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स हमें दिखने में मिल सकती है। और फिर आगे उसी तरह यहाँ पे लॉस्ट प्लस फाउंड, तो ये जो है पर्टिकुलर फोल्डर क्रिएट होता है जो हर एक पार्टीशन के अंदर होता है, और जिसमें जो भी फेल्योर होता है जिसके दौरान अगर कुछ फेल हुआ वगैरह, तो उसके दौरान जो भी फाइल्स क्रिएट होती है वो सभी फाइल्स इस फोल्डर के अंदर क्रिएटेड होती है। और उसमें नेक्स्ट चलो है मिस्क, उसके बाद ये मिसलेनियस पर्पस के लिए है। MNT जो है, MNT फोल्डर के अंदर जो भी हम चीज़ माउंट करते हैं, CD हुआ, CD रोम या डिजिटल कैमरा या जो भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या जो भी है, वो सभी MNT फोल्डर के अंदर माउंट होता है जिस फोल्डर के थ्रू आपको माउंट अनमाउंट करना होता है। नेक्स्ट है NET जो कि एक स्टैंडर्ड माउंट पॉइंट है सभी रिमोट फाइल सिस्टम के लिए। ठीक है, इसके बाद OPT जो फोल्डर है वो एक टिपिकली मतलब एक एक्स्ट्रा एंड थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो है वो सब कुछ जो है OPT फोल्डर के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेम उसी तरीके से आप प्रॉक जो पढ़ सकते हो, देख सकते हो। रूट फोल्डर ऑलरेडी बता दिया मैंने। SBIN जो फोल्डर है, SBIN फोल्डर फॉर यूज़ फॉर बाय द सिस्टम एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। और उसी तरह जैसे विंडोज़ में एक टेम्प फोल्डर होता है, उसी तरह यहाँ पे एक टेम्प फोल्डर होता है जिसमें पूरी टेम्पररी फाइल्स जो है वो टेम्प फोल्डर के अंदर चली जाती है। तो USR जो है, USR फोल्डर इज़ जस्ट लाइक विंडोज़ प्रोग्राम फाइल्स की तरह होता है, जहाँ पे हमारी पूरी जो प्रोग्राम्स है जो भी हम इंस्टॉल करते हैं वो जाके उस फोल्डर में एग्जिस्ट होता है। तो इसी तरह यहाँ पे USR जो फोल्डर है, USR के अंदर पूरी प्रोग्राम फाइल्स होती है, लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन होता है पूरी यूज़र्स का और एप्लीकेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स। सो ये सभी चीज़ें USR के अंदर होता है। उसी प्रकार वैर फोल्डर के अंदर पूरी जो लॉग फाइल्स होती है सिस्टम की या फिर किसी प्रोग्राम की, वो वैर फोल्डर के अंदर हमें देखने में मिल सकती है। So it's like a storage for all variable files and temporary files so created by the user.
तो इसलिए आप देख सकते हो वायर फाइल के अंदर जो भी लॉग फाइल होती है या फिर कोई भी जो फाइल्स होती है, जो प्रोग्राम से रिलेटेड लॉग फाइल वगैरह होती है, उस तरीके जो फाइल होती है वो वायर फाइल के अंदर आपको देखने में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ़ाइल मैनेजमेंट एंड मैनिपुलेशन क्या है हमारे पास। तो इसमें सबसे पहले PWD जो है वो प्रिंट करता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब एग्जैक्टली आप किस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हो वो चीज़ आपको दिखाएगा, मतलब वो डायरेक्टरी आपको दिखाएगा। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे रूट काली के अंदर मैं अभी रूट फोल्डर के अंदर हूँ, रूट डायरेक्टरी के अंदर हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं CD एंटर करता हूँ नॉर्मली, तो मैं अभी रूट के अंदर आ गया, जिसके थ्रू रूट फोल्डर के अंदर आ गया। तो इसमें आप देख सकते हो कि मैं अभी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जैसे मैंने अभी PWD प्रेस किया तो मैं यहाँ पर /root दिखा रहा है, मतलब अभी मैं रूट फोल्डर के अंदर काम कर रहा हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो LS कमांड में आप जो भी फाइल्स होती है उस फोल्डर के अंदर वो आपको डिस्प्ले करेगा, जो लिस्ट करेगा उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर की डायरेक्टरीज। ओके, जितने भी अंदर फाइल्स या फोल्डर्स जो होते हैं, जिस फोल्डर के अंदर आप LS कमांड देते हो उस फोल्डर के अंदर की फाइल्स एंड डायरेक्टरीज वो प्रिंट करेगा यहाँ पे। ओके, तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे LS-help दोगे तो आपको LS कमांड के रिलेटेड जो भी हेल्प है या क्या ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो LS कमांड के साथ, वो आपको पूरी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, जिसमें हर एक ऑप्शन का अलग अलग मीनिंग है या अलग अलग पर्पस है। जिसमें -A जो है वो आपको पूरी की पूरी फाइल्स देगा, -A। उसके बाद जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि -D है, जिसको जो सिर्फ डायरेक्टरीज डिस्प्ले करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो -H, वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आपको पूरी फाइल्स जो है वो डिस्प्ले करेगा, जैसे हम देखोगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे LS और -A, तो वो आपको पूरी की पूरी फाइल्स जो है उस फोल्डर के अंदर की इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स वो आपको डिस्प्ले करेगा। सो यहाँ पे देख सकते हो आप जो भी डॉट लिखा है, डॉट डायरेक्टरी और .gtkrc, इस तरह की जो डॉट है, जो डॉट वाली फाइल्स है वो हिडन फाइल्स हैं, तो ये भी आपको -A ऑप्शन के अंदर आ जाती है। तो चलिए देखते हैं -L से क्या होगा। तो जो नॉर्मली आपको लिस्ट करेगा पूरी की पूरी जो डायरेक्टरीज होती है या फिर फाइल्स होती है, वो नॉर्मली आपको LS-L जो है वो डिस्प्ले करेगा। इसमें आपको कोई भी हिडन फाइल्स इसने डिस्प्ले नहीं की है, आप देख सकते हो, सिंपली पूरी की पूरी डायरेक्टरीज जो भी अवेलेबल है वो डिस्प्ले की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहली रो में D लिखा है, मतलब जिस D का मीनिंग होता है डायरेक्टरी। अगर यहाँ पे D नहीं होता तो वो एक फ़ाइल होती। उसके बाद देख सकते हो आप यहाँ पे वो यूज़र नेम है, ग्रुप नेम है, एंड देन ये फोल्डर नेम, एंड किस डेट को क्रिएट किया गया है वो डेट आपको यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं LS-AL मतलब क्या करेगा। वहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी फाइल्स दिखाएगा। A मतलब पूरी फाइल्स दिखाएगा, उसके अंदर के पूरे फोल्डर्स दिखाएगा, और L मतलब आपको वो इंक्लूडिंग द उसका परमिशन, उसका जो क्रिएटेड डेट है, मतलब उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको जो है वो उस -L ऑप्शन में देगा, जिसमें फाइल परमिशन और जब डेट मॉडिफाइड डेट है वो आपको इस -L ऑप्शन में देगा। और आप man ls दबाकर यहाँ पे देख सकते हो कि ls कमांड की पूरी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप देख सकते हो कि ls कमांड का यूज़ और किस तरीके से किया जा सकता है, और यहाँ पे कौन सी ऑप्शंस है, उसका यूज़ कैसे करना। तो मैन कमांड बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है, जिसका यूज़ करके आप किसी भी कमांड का डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर करते हैं टर्मिनल और देखते हैं अगली कमांड, जो कि हमारी cd कमांड है, जो डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए यूज़ होती है। जैसे अभी मैं नॉर्मली डेस्कटॉप पे मूव करना चाहता हूँ तो मैं cd डेस्कटॉप ऐसे दूंगा तो वो डेस्कटॉप पे चला जाएगा। तो मुझे उसके पहले रूट देना पड़ेगा, और तभी मैं आगे देख सकते हो कि रूट के अंदर के डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर मैं आ गया। तो अभी मैं डेस्कटॉप में हूँ, आप देख सकते हो। मैं जो नॉर्मली cd देता हूँ तो मैं वापस रूट फोल्डर में आ जाता हूँ। देख सकते हो आप उसके अंदर की जितने भी फोल्डर्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका मतलब मैं अभी रूट फोल्डर में हूँ। तो चलिए वापस से हम जाते हैं डेस्कटॉप पे, cd डेस्कटॉप, और देखते हैं उस डेस्कटॉप के अंदर पर्टिकुलर क्या फाइल्स है। तो हम अभी ls देंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो ls, और यहाँ पे जो फाइल्स है पासवर्ड l.lst, password.txt, टेस्ट जो फोल्डर है, और यहाँ पे imp notes वो एक फ़ाइल है। तो इस तरीके से जो भी फाइल्स या जो भी फोल्डर्स हो आप देख सकते हो। और अगर आपको अभी
फोल्डर बैक होना है तो cd स्पेस डॉट डॉट आप अगर दो दोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप डेस्कटॉप से एक स्टेप बैक आ गए हो, रूट फोल्डर में आ गए हो। फिर से आप अगर टेस्ट फोल्डर के अंदर डायरेक्ट जाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे cd स्पेस रूट स्लैश डेस्कटॉप स्लैश टेस्ट अगर दो दे दोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आप टेस्ट फोल्डर के अंदर चले जाओगे। तो इस तरीके से हम फोल्डर से नेविगेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ls कमांड दबा के कि क्या फाइल्स एंड फोल्डर्स है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। तो चलिए अब देखते हैं व्हाट इज़ कमांड का यूज़ क्या होता है। तो अगर व्हाट इज़ कमांड मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, व्हाट इज़ या कोई भी नैनो या कुछ भी अगर कमांड यहाँ पे अगर मैं दूँ तो इस कमांड के डिस्क्रिप्शन या नॉर्मली उसका एक नॉर्मल कंटेंट या वो किस लिए यूज़ होती है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। व्हाट इज़ ls अगर मैं दूँ यहाँ पे तो ये एक बहुत अच्छी यूटिलिटी है जिसके थ्रू आप किसी भी कमांड का जो है यूज देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि व्हाट इज़ ls से मुझे लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट और व्हाट इज़ से अगर मैं देखूँ बिकॉज व्हाट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कमांड्स। तो व्हाट इज़ से मुझे डिस्प्ले हो रहा है कि डिस्प्ले 1 लाइन मैनुअल पेज डिस्क्रिप्शन। तो जस्ट ये एक लाइन डिस्प्ले करता है जिसके थ्रू आपको समझ में आता है कि उस कमांड का यूज़ किस लिए यूज़ होता है। तो इस तरीके से आप व्हाट इज़ कमांड का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको दोबारा से किसी पर्टिकुलर कमांड की डिस्क्रिप्शन या हेल्प देखनी है तो आप ऑलवेज़ मैन और वो ls या जो भी कमांड है आप वहाँ पे देख सकते हो और वो पर्टिकुलर कमांड की पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके अलावा आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा ls हेल्प जो आपको फिर से नॉर्मल हेल्प या ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा और किसी भी कमांड का आप यूज़ कैसे करना वो आप आसानी से यहाँ पे सीख सकते हो हेल्प और मैन कमांड के थ्रू। तो चलिए देखते हैं फाइल कमांड का यूज़ किस लिए होता है। तो फाइल और अगर नॉर्मली मैं एंटर करता हूँ बिना कुछ ऑप्शन प्रोवाइड किए तो ये मुझे ऑलरेडी बताएगा कि आई हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी ऑप्शन एंड आई नीड टू यूज सम ऑप्शन। सो इसमें मुझे क्या ऑप्शन यूज़ करने चाहिए ये चीज़ आप मैन फाइल से देख सकते हो कि जहाँ पे आपको मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन पूरा मिल जाएगा जिसके थ्रू आप ब्राउज़ करके किसी भी फाइल का या फिर किसी भी कमांड का यूज़ जो है वो देख सकते हो। तो नॉर्मली फाइल कमांड जो है वो डिस्प्ले करती है पूरी फाइल्स उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर की। तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है। बट उसके अंदर दूसरी ऑप्शंस आती है जो आप देख सकते हो इस तरीके से फाइल डैश हेल्प से। तो अगर मैं टेस्ट के अंदर की पूरी फाइल्स देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे फाइल और स्टार अगर मैं मतलब एस्ट्रिक जो कि एक वाइल्ड कार्ड होता है जो अगर मैं प्रोवाइड करूँ तो यहाँ पे मुझे पूरी फाइल्स इस फोल्डर के अंदर की पूरी फाइल्स जो है वो यहाँ पे देखने में मिल जाएगी। और इसके साथ मुझे ये देखने में मिलेगा कि ये फाइल की एनकोडिंग क्या है, आस्की टेक्स्ट या जो भी है वो सभी चीज़ वो उसकी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं cd स्पेस डॉट डॉट और मैं आ गया डेस्कटॉप पे फिर से। और आप दूसरे तरीके से भी इस फोल्डर के अंदर की फाइल्स देख सकते हो। जैसे मैं अगर पीछे आके यहाँ पे देखूँ फाइल और //स्टार स्पेस देना पड़ेगा आपको एक स्लैश के बाद। तो आप देख सकते हो जो फाइल है आपको डिस्प्ले हो गई है और उसका जो आस्की टेक्स्ट है जो एक फॉर्मेटिंग है वो आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टच कमांड का यूज़ कैसे होता है। तो हम नॉर्मली एक फ़ाइल को क्रिएट करने के लिए टच कमांड यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑलरेडी 1 2 3 4 फाइल्स पड़ी है और एक फ़ोल्डर है। तो इसके अंदर अगर सपोज़ मैं किसी फ़ाइल को और क्रिएट करना चाहता हूँ तो देखिए टच कमांड का हम यूज़ कैसे करेंगे। तो इसमें हम जस्ट टच एक टाइप करेंगे और जो भी फाइल मुझे क्रिएट करनी है उस फाइल का नाम अगर मैं दूँ जैसे test.txt तो आप देख सकते हो ls एंड देन आई कैन सी दैट test.txt इज़ वंस अगेन क्रिएटेड। सो आप देख सकते हो इस तरीके से आप किसी भी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो इस किसी भी फोल्डर के अंदर जस्ट एक टच कमांड का यूज़ करके। और अगर मुझे इस test.txt का कंटेंट अगर देखना है तो मैं cat कमांड का यूज़ करता हूँ। जैसे ये cat test.txt और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, एक एम्प्टी फाइल है जो मैंने क्रिएट करी है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले हुआ नहीं। अदरवाइज़ एक कंटेंट डिस्प्ले होता है, जो भी कंटेंट उस फाइल के अंदर होता है वो कंटेंट आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता।
तो ये यूज़ होता है कैट कमांड का, जो नॉर्मली बहुत ही फैमिलियर कमांड है एंड सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे अगर मैं दूँ व्हाट इज़ VIM, तो आप देख सकते हो कि VIM जो है एक एडिटर है जिसके थ्रू आप किसी भी फाइल को क्रिएट करने के बाद उसको एडिट कर सकते हो। तो जैसे मैंने test.txt जो है अगर क्रिएट करी है, तो उसको अगर मैं test.txt अगर दूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे एडिटर ओपन हुआ है, जहाँ पर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करके इस फाइल को एक कंटेंट दे सकता हूँ, या जो भी मुझे लिखना है, जो भी एक फ़ाइल बनानी है, क्रिएट करना है, कंटेंट डालना है, तो इस तरीके से मैं VI या VIM का यूज़ करके दे सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे पहले I बटन दबानी पड़ती है एंड देन आई कैन टाइप एनीथिंग। और फिर मुझे सेव करने के लिए यहाँ पे इसको एस्केप दबाना पड़ेगा, फिर कोलन, यहाँ पे आप देख सकते हो एक कोलन देना पड़ेगा आपको। अगर सेव करना है तो आपको W देना पड़ेगा एंड देन Q दबाना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क देते हो तो ये इंटरएक्टिवली एग्जिट हो जाता है। और नॉर्मली आप विदाउट एक्सक्लेमेशन मार्क भी एग्जिट कर सकते हो विद ऑप्शन Q। तो जो हमने कंटेंट उसमें डाला था cat test.txt, मैंने अगर क्लियर करके यहाँ पे बताऊँ आपको, तो cat test.txt हेलो दिस इज टेस्ट, ये आपको देख सकते हो कि फाइल के अंदर जो हमने लिखा था वो कंटेंट आप देख सकते हो कैट कमांड का यूज़ करके। ऑलराइट गाइस, तो आप कैट कमांड का यूज़ बहुत ही डिफरेंट तरीके से भी और कर सकते हो, और वो आप कैट -- हेल्प ऑप्शन से हमेशा देख सकते हो, या मैन कमांड का यूज़ करके आप देख सकते हो कि कैसे कैट कमांड का आप यूज़ कर सकते हो दूसरी तरीके से। तो चलिए देखते हैं कि कैट password.txt का कंटेंट देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी पासवर्ड उसके अंदर है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार आप किसी भी फाइल का जो है कंटेंट पढ़ सकते हो कैट कमांड का यूज़ करके। और एक ख़ास बात है कैट कमांड की, आप कैट कमांड के थ्रू एक फ़ाइल का कंटेंट दूसरे फाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं नॉर्मली। जैसे चलो कैट password.txt, और ये जो एरो है पर्टिकुलर, ये एरो आपको जो ये कंटेंट है इस फाइल से दूसरी फाइल में शिफ्ट करेगा। तो चलो देखते हैं test.txt में हम ट्रांसफ़र करके देखते हैं और देखेंगे कि कैट test.txt देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि पूरा जो कंटेंट है password.txt का वो test.txt में आ गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल का जो कंटेंट है किसी भी दूसरी फाइल्स के अंदर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, या आप नॉर्मली किसी फ़ाइल को भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कैट टेस्ट, ये मैं अगर यहाँ पे एरो दूँ और test2.txt, तो एक फ़ाइल जो है क्रिएट हो जाएगी, एक नई फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। उसके साथ ही आपको लिखने के लिए कुछ ये ऑप्शन देगा, जिसमें हम अगर मैं लिखता हूँ कि test2 डेटा, अगर उसके अंदर में कुछ डेटा लिखता हूँ तो ये आप नॉर्मली फिर Ctrl+C दबाइए या एंटर मारिए। इस फाइल का अगर कंटेंट मुझे देखना है तो फिर से मैं cat test2.txt अगर दूँ तो आप देख सकते हो कि जो भी मैंने उस फाइल के अंदर लिखा था वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये बहुत इजी तरीका होता है जिसके थ्रू आप एक फ़ाइल अगर क्रिएट करना है, कुछ लिखना है और सेव करना है, जस्ट नॉर्मली आप एक कैट और एरो देके आप वो फाइल को क्रिएट करके लिख सकते हो। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट हमें पूरा ख़त्म करना है। तो जो है mkdir टेस्ट अगर मैं दूँ तो एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा वो टेस्ट नाम से, जो आप देख सकते हो कि एक फ़ोल्डर क्रिएट हुआ है mkdir, एक मेक डायरेक्टरी जो उसका ये होता है एंड लॉन्ग फॉर्म होता है। तो ये इस तरीके से हम एक फ़ोल्डर को बनाना है तो mkdir कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और अगर मुझे जो फ़ोल्डर है विथ स्पेसेस बनाना है जैसे टेस्ट और test2, तो मुझे यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर को देना पड़ेगा mkdir टेस्ट स्पेस test2। तो ये आप देख सकते हो, एंटर अगर मैंने दबा दिया तो आप देख सकते हो कि test2 नाम का एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो ये हुआ फ़ोल्डर विथ स्पेसेस। और अगर आपको फ़ाइल बनानी है तो फिर क्या करोगे, तो आपको यहाँ पे टच देना पड़ेगा, टच से फ़ाइल क्रिएट होती है। तो सिमिलरली आपको टच और उसी को सिंगल कोट में आपको देना पड़ेगा।
तो बस एक सिंगल कोट में आप इसके अंदर फाइल का नाम लिख दीजिए जो भी है, फाइल विथ स्पेसेस, एंड आप देख सकते हो ls कमांड का यूज़ करके कि फाइल विथ स्पेसेस जो है वो क्रिएट हो चुकी है। इस तरीके से हम फाइल या फोल्डर जो है वो स्पेस विथ स्पेस भी हम क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि जो भी फाइल का कंटेंट है मैंने इस तरीके से देख सकता हूँ उसको cat./ और या फिर उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो ये फाइल अभी एम्प्टी है जिसकी वजह से मुझे कंटेंट कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। एंड जैसे सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर आपको अगर कुछ डेटा डालना है तो आप किस तरीके से डाल सकते हो। तो चलिए अभी मूव हो जाते हैं कि test2 फोल्डर के अंदर अभी हम जाते हैं। तो उसके लिए दो ऑप्शन है, एक तो आप cd test/test2 इस तरीके से आप उस पर्टिकुलर स्पेस वाले फोल्डर के अंदर मूव हो सकते हो। तो चलिए मैं पीछे आ जाता हूँ, एक फोल्डर बैक cd_/. अगर अभी देखते हैं कि कॉपी कैसे करना, तो cp कमांड का यूज़ करके हम कॉपी करते हैं सोर्स एंड डायरेक्टरी, टारगेट डायरेक्टरी यहाँ पे देना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं समझो test.txt ये जो फाइल है अगर मुझे कॉपी करनी है पर्टिकुलर टेस्ट फोल्डर के अंदर, तो मैं इस तरीके से लिखूँगा टेस्ट एंड देन यू कैन सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि test.txt जो है वो टेस्ट फोल्डर के अंदर आ चुकी है। तो चलिए पहले मैं आपको फाइल्स दिखा देता हूँ ls कमांड से। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी फाइल्स एंड फोल्डर हमने क्रिएट की है। जैसे यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि एक टेस्ट फोल्डर है, इसके अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पे मुझे आप देख सकते हो कि इसके अंदर कुछ भी फाइल्स है नहीं। और मैं चलिए पीछे आता हूँ, अगर मैं मूव करता हूँ इस test.txt को test2.txt को अगर मैं टेस्ट फोल्डर के अंदर मूव करना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे /root/desktop/test ये फोल्डर का नाम मैंने दिया, एंटर दबाया और आप देख सकते हो कि अगर मैं उस फोल्डर के अंदर cd/test चलो अब देखते हैं ls एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि test2.txt जो है यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल को किसी दूसरे फोल्डर के अंदर मूव कर सकते हो। और अभी देखते हैं कि रिमूव कैसे करना, डिलीट कैसे करना। तो rm कमांड का यूज़ करके आप किसी भी फाइल को जो है डिलीट कर सकते हो। तो देखिए rm test2.txt और मैंने एंटर दबाया, यहाँ पे ls अगर दबा रहा हो तो मुझे कोई भी फाइल्स दिख नहीं रही। जो हमने फाइल यहाँ पे मूव की थी test2.txt वो यहाँ पे अभी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस तरीके से आप जो है रिमूव कर सकते हो। अगर मुझे ये पर्टिकुलर फोल्डर को ही डिलीट करना है रिमूव, तो उसके लिए मुझे remove-r जो कि एक रिकर्सिव ऑप्शन होता है वो मुझे यहाँ प्रोवाइड करना होता है और उसके बाद ही किसी फोल्डर को मैं रिमूव कर सकता हूँ रिकर्सिवली फोर्सफुली, जो rf ऑप्शन का यूज़ है। ठीक है, एंड आप देख सकते हैं कि टेस्ट फोल्डर जो है वो चला गया, उड़ गया। ठीक है, हमने उसको डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया। अभी उसी प्रकार मैंने टेस्ट को भी डिलीट किया है, तो आप देख सकते हो कि टेस्ट फोल्डर भी यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से कॉपी, मूव और डिलीट ये चीज़ें हमने अभी देखी कि किस तरीके से यहाँ पे हम cp, mv और rm कमांड का यूज़ करके कॉपी, मूव और डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि mv हेल्प से हम अब देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आपको देखना है तो mv कमांड का यूज़ किस और तरीके से आप कर सकते हो, जो आप नॉर्मली जो दूसरी ऑप्शंस है वो आप देख सकते हो। वी एडिटर जो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो चलिए नैनो देखते हैं। नैनो एक फ़ाइल एडिटर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि व्हाट इज़ नैनो, तो आपको बताएगा कि ये एक इन्हांस्ड फ्री पिको क्लोन, मतलब एक एडिटर है, एक इन्हांस्ड एडिटर है। तो आप देख सकते हो किसी भी फाइल को अगर मुझे एडिट करना है तो मैं नैनो जो है एडिटर का यूज़ करके कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं किसी फाइल को एडिट करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे नैनो एंड देन उस पर्टिकुलर फाइल का नाम देना पड़ेगा। जो समझो पासवर्ड .txt अगर हम देते हैं और आप देख सकते हो कि जो भी पासवर्ड इस फाइल के अंदर है वो नॉर्मली मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। और एडिट करने के बाद अगर मुझे फिर इसको सेव करना है, चलिए मैंने इस तीनों ऑप्शंस को या इस कंटेंट को हटा दिया। तो जो भी चेंजेस हमने किए हैं उसको अगर अभी हमको राइट करना है, सेव करना है, तो यहाँ पे आप Ctrl+O दबा सकते हो, जिसके थ्रू वो राइट आउट हो जाएगा फाइल जो है। उसके बाद Ctrl+X से भी ये एग्ज़िट होगा, लेकिन एग्ज़िट होने के पहले आपको पूछेगा डू यू वांट टू सेव इट। सो उस समय भी हम इसे सेव कर सकते हैं Y दबा के। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने Ctrl+X दबाया और यहाँ पे येस दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा।
ठीक है, इसी फाइल में, इसी फाइल के नाम से password.txt। तो बस यहाँ पे अभी एंटर मारना है और ये हो जाएगा सेव। ये देखिए सेव हो गया और हम बाहर भी आ गए। अभी मुझे उसका कंटेंट देखना है तो cat password.txt आप देख सकते हो, जो भी हमने एडिट किया था वो वहाँ पे नहीं है, जो ऑलरेडी एज इट इज़ था वहाँ पे एज इट इज़ है। तो इस तरीके से नैनो एडिटर का जो है यूज़ हम कर सकते हैं। VI तो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो चलिए स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या होता है यहाँ पे देखिए। अगर मैं व्हाट इज स्ट्रिंग अगर दूँ तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्या होता है वो हम देखेंगे। व्हाट इज स्ट्रिंग, और वो करेगा, प्रिंट करेगा स्ट्रिंग ऑफ द प्रिंटेबल कैरेक्टर इन द फाइल। तो यही बस यूज़ होता है एक स्ट्रिंग कमांड का। तो चलिए देखते हैं नॉर्मली यूज़ कैसे होता है स्ट्रिंग एंड देन password.txt। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सेम उसके अंदर की जो एक प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं, जो भी कैरेक्टर या कंटेंट उसके अंदर है वो हम इस तरीके से बस स्ट्रिंग कमांड का भी यूज़ करके देख सकते हैं। सिमिलरली लाइक एक कैट कमांड के जैसे। तो आप देख सकते हो मुझे जैसे 1 2 3 4 5 6 hello को अगर ग्रिप करना है तो इस तरीके से मैं अगर लिखूँगा एंड एंटर, तो मुझे सिर्फ वही पर्टिकुलर लाइन जो है उस पर्टिकुलर फाइल की मुझे यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है गाइस, तो चलिए ये हुआ आपका स्ट्रिंग का यूज़, जो हमने ग्रैब कमांड का यूज़ करके जो है पर्टिकुलर कंटेंट को ग्रैब किया है। इस तरीके से जो है स्ट्रिंग कमांड का यूज़ हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लाइनक्स की फाइल मैनेजमेंट एंड मैनिपुलेशन वो सभी चीज़ें यहाँ पे सीखी है। मैं समझता हूँ कि नॉर्मली एज बिगिनर के लिए एक नॉर्मल अगर लाइनक्स सिस्टम को यूज़ करना है तो उसे यूज़ कैसे करना है ये उसे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि लाइनक्स का यूज़ कैसे करना है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कैसे किया जाता है, इन सभी कमांड्स को यूज़ कैसे किया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपको सिखाया। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम सीखेंगे लाइनक्स के परमिशंस के बारे में। वहाँ पे जानेंगे हम कि जो लाइनक्स में परमिशंस होती है, किसी फोल्डर को, फाइल को जो परमिशन दी जाती है वो कैसे दी जाती है, किस टाइप की परमिशंस होती है, ये सब चीज़ हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ अच्छा सीखने में मिल रहा है तो प्लीज़ लाइनक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए लाइनक्स के डिफरेंट कंसेप्ट की लर्निंग वीडियोस लेते आता जाऊंगा। तो चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।